का रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का अब तक का चुनावी सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। राज्य में उनकी मौजूदगी फिलहाल वोट शेयर और सीटों के मामले में बहुत सीमित रही। 2021 के चुनाव में ओवैसी ने काफी शोर शराबे के साथ एंट्री की थी, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। एआईएमआईएम ने केवल 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। राज्य स्तर पर उनका वोट प्रतिशत नगण्य है। जिस सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा, वहां भी वो मुख्य मुकाबले टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच अपनी जगह नहीं बना पाए। मुस्लिम मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी की टीएमसी को वोट दिया था। ओवैसी को बंगाल के लोगों ने भारी या वोट काटने वाला मानकर नकार दिया था। 2024 के आम चुनाव में भी बंगाल में एआईएमआईएम का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। कोलकाता की दबिशी बीच ओवैसी ने सियासी पारा चढ़ा दिया। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि बंगाल की सत्ता के गलियारों में अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहेंगे। हुमायूं कबीर की आम जनता यूनियन पार्टी के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान करते हुए ओवैसी ने सीधे ममता बनर्जी के वोट बैंक पर चोट की और कहा कि बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। यहाँ अल्पसंख्यकों का विकास सिर्फ कागजों पर है और हम उन्हें एक नया मजबूत विकल्प देने आए हैं कि हमारी पार्टी एआईएमआईएम वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1-2-3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या एनएसएसओ का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत ख़राब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी। अगले इलेक्शन जो 2 फेज में होने वाला है, 23, 29 अप्रैल 2026, इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी, वही मान के मैं चलूँगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। ये जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं या पॉलिटिक्स में रहेंगी। मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में, अगले दिन जितना दिन जीऊँगी, मेरा पार्टी भी रहेगी, इतना दिन मैं एआईएम को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के, अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके। इस बार कितना अलग है समीकरण। हुमायूं कबीर एक स्थानीय को अनुभवी नेता है, जिससे ओवैसी का पर लगा बाहरी होने का ठप्पा कम हो सकता है। इस बार ये गठबंधन 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है, जो पिछली बार की तुलना में बहुत बड़ा लक्ष्य है। मुर्शिदाबाद और मालदा ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक है। अगर यहां गठबंधन 5 से 10% वोट भी काटता है तो जीत हार का अंतर बदल सकता है। ओवैसी ने इस गठबंधन के पीछे का मकसद भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बंगाल में अल्पसंख्यकों के बीच से राजनीतिक नेतृत्व को बाहर लाना होगा। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में जहां कभी ममता एक क्षत्र राज था, वहां ओवैसी की मौजूदगी समीकरण बिगाड़ सकती है। जानकारों का मानना है कि अगर अल्पसंख्यक वोट बढ़ते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी इस गठबंधन पर हमलावर है। बबुआ खेमे का कहना है कि यह तुष्टिकरण की राजनीति का नया है, लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी का आधार बंगाल की जमीन पर उतना मजबूत है। पिछली बार के प्रदर्शन को देखें तो ओवैसी का जादू बंगाल का हाथ नहीं चला था, लेकिन हुमायूं कबीर जैसे स्थानीय चेहरे के साथ आने से इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार है। दरअसल अब तक बंगाल में ओवैसी का रिजल्ट शून्य रहा, लेकिन हुमायूं के साथ उनका नया शातिरताव ममता बनर्जी की चिंता इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इस बार उनके पास संगठन और स्थानीय नेतृत्व का साथ है। वही बंगाल में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी का माँ माटी मानुष है, दूसरी तरफ बीजेपी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हनुमान जन्मोत्सव पर रामनगर आएंगे सीएम धामी। आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र रूप में विकसित करने के पर हुई चर्चा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बहस की दी चुनौती। कहा, शराब नीति समेत अपनी सरकार के हर फैसले पर बहस को वो तैयार है। चार धाम यात्रा के लिए 17 अप्रैल से शुरू होगा यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में लगेंगे काउंटर। 23 अप्रैल को ऋषिकेश एम्स में होगा दीक्षांत समारोह। पहली बार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे मुख्य अतिथि। उत्तराखंड की राजधानी में 27 मार्च में होंगे राज्य और पैरालंपिक गेम्स। 13 जिलों के 150 पैराखिलाड़ी दिखाएंगे दम। चैत नवरात्रि का 8वां दिन। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की होती है पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों का। गदरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रसोई का चूल्हा ठंडा पड़ गया और अब महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। जहां घरेलू गैस की किल्लत ने गदरपुर के ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मचा दिया है। सुबह होते ही गैस एजेंसी के बाहर लग जाती है लंबी लंबी कतारें, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलते। गुस्साए ग्रामीण अब खुलकर सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय नेता घर घर वोट मांगने आते हैं, लेकिन अब जब गैस की मार पड़ रही है तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि इंडियन गैस एजेंसी गदरपुर में उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोग सीधे मैनेजर के ऑफिस पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। इस बीच एक मार्मिक तस्वीर भी सामने आई। एक महिला जो पिछले 4 दिनों से सिलेंडर के लिए भटक रही है, एजेंसी में गुहार लगाते लगाते उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वहीं कई उपभोक्ताओं ने तो एजेंसी पर दलालों का अड्डा होने तक के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दूसरी तरफ गैस एजेंसी प्रबंधक गंगाराम का दावा है कुछ और ही कहानी बयां करता है। उनका कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पूरी तरह सुचारू है। अब यह है कि अगर सप्लाई सही है तो आखिर जनता परेशान क्यों है। सिलेंडर की कोई वो नहीं है। असल में हुआ क्या है कि इस समय जिन लोगों को पहले भी एक न्यूज़ के चैनल में मैंने बताया कि जिन लोगों को 3 साल 4 साल पहले गैस की जरूरत थी, वो लोग भी इस समय गैस भरवाने आ रहे हैं। दूसरा क्या हुआ है कि जैसे आयुषी ने एक लॉक लगा रखा है 25 दिन का, उससे ये लोग सोच रहे हैं कि भाई आगे हमें गैस नहीं मिलेगी। गैस की कोई नहीं है, गैस बराबर आ रही है, पर इसमें और मैं सुबह 6 बजे से लाइन में हूँ और गैस में बोले थे लाइन लगाओ लाइन लगाओ। लाइन लगाई थी हमने, बहुत लंबी लाइन लगी थी, पर हमको सिलेंडर नहीं मिला। अब बच्चे को भी लाई हूँ साथ में, बच्चे को लग गई है भूख। अब बच्चे को पकौड़ी खिलाकर काम चला रही हूँ और घर में बच्चे भी छोड़ के आई हूँ। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे दे दो सिलेंडर। और पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है, ये पता नहीं, पर मैं फिर भी आस में बैठी हूँ कि सिलेंडर लेके ही जाऊँगी। सकते भाई साहब, दलालों का अड्डा बन चुका है, पूरी तानाशाही चल रही है और पब्लिक को सिलेंडर ना देकर दलालों को दिया जा रहा है। दलाल ये घूम रहे हैं, दलालों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। हमारी 4 दिन पुरानी बुकिंग है हमारे बाबूजी की, सिलेंडर नहीं दिया गया हमें। और ऊपर से ठेकेदार से कहा है तो ठेकेदार साहब कह रहे हैं डीएम साहब के द्वारा इसका जो है वहाँ से बात की जाएगी। सर सुबह 5 बजे से लगा हूँ और ये काफ़ी दिन से दिक्कत है हमें गैस की। ऐसी दिक्कत होने से तो मतलब जैसे जो हमारे आज जितने भी नेता हैं यहाँ पर, वार्ड मेंबर से लेके बीटीसी, जिला पंचायत, ये प्रधान, विधायक, कोई भी हो, मतलब आज ये डीएम तक का मतलब हमारे कोई सहयोग में नहीं है अभी तक। राजधानी की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बीते दिन एक गंभीर मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस अचानक बीच रास्ते में खराब होकर खड़ी हो गई। समय की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाई और अपने वाहन से मरीज को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने 108 सेवा के जिला प्रबंधक से इस पूरे घटनाक्रम पर जवाब तलब किया है।
देखिए मेरी बात हुई थी जो 108 के जो मैनेजर हैं यहाँ पे जो देहरादून में जो देखते हैं दिलवान जी, उनसे भी बात हुई थी। तो मैंने पूछा था इस संबंध में कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया था साहब गाड़ी ठीक थी और गाड़ी मरीज को लेकर के चली थी वहाँ से समय से, लेकिन जैसे कुछ दूरी पे चलने के बाद ही उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी खड़ी हो गई। तो उनके द्वारा फिर जो पास की जो सैलाकी की जो गाड़ी थी उनको बुलाया गया था उसके द्वारा। लेकिन जब तक वो गाड़ी पहुंचने में 5-7 मिनट का तो समय लगता है। तो वो दूसरी गाड़ी तब तक पहुंचती, तब तक जो है वो पुलिस के द्वारा ही अपने वाहन से जो है मरीज की गंभीरता को देखते हुए उसको जो है अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा उनको निर्देश दिए गए हैं कि भी गाड़ियों की फिटनेस रेगुलर बेसिस पे करें, और इस तरह की स्थिति जो बनी है इमरजेंसी केसेस ही 108 लेकर के जाती है, तो इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। प्रदेश की सियासत में लंबे समय से चर्चाओं के बीच रहे विशेष विषय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें दूर हो गई। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी द्वारा कैबिनेट में 5 विधायकों को मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और वहीं 5 विधायकों में से एक राजपुर विधायक खजान दास को भी यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। मंत्रिमंडल के स्थान मिलने से खजान दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक छात्र कल्याण और कल्याण भाषा के विभाग को संभालने का महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा है। वहीं खजान दास ने बताया कि पूर्व में भी वो राज्य मंत्री के रूप में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग में कार्य कर चुके हैं। देखिए, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बॉस हैं, जो आदेश करेंगे उसका परिपालन किया जाएगा। और जैसा मुझे विभाग समाज कल्याण विभाग मिला है, हालांकि ये विभाग पूर्व में भी मेरे पास रहा, एज ए राज्य मंत्री के रूप में मैंने उस पर काम किया और ये जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और ये उसका लाभ जनमानस तक पहुंचना चाहिए और अंतिम छोर के व्यक्ति तक मेरी ये योजना रहेगी कि अंतिम छोर का व्यक्ति आगे आए और उसको लाभान्वित किया जाए। इस तरह से हम एक टीम भावना के तहत सब लोग काम करेंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग रहा हो, और हम टीम के तहत हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी का जो सपना है उसको साकार करेंगे। खबर गढ़वाल से है, जहां पर श्रीनगर गढ़वाल में डिप्लोमा अभियंताओं को प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। 23 मार्च 2026 से शुरू हुई इस हड़ताल का कारण शासन और सरकार स्तर पर लंबे समय से लंबित उनके 27 सूत्रीय मांगों का समाधान नहीं होना बताया गया है। इस हड़ताल के चलते कई विभागों के कार्य प्रभावित होने लगे हैं। महासंघ में के आह्वान पर पहले दिन श्रीनगर परिषद में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन के सामने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इसमें बड़ी संख्या में अभियंताओं ने भाग लिया है और अपनी मांगों पर विस्तार से चर्चा की है। धन्यवाद पहले तो आपका, आप हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हुए। जैसे अभी सभी ने आपको विदित कराया कि हमारी ये 27 सूत्री मांग नहीं बल्कि ये समस्याएं हैं जो शासन प्रशासन द्वारा उत्पन्न की गई है और जिनका निस्तारण हम शासन से चाह रहे थे, लेकिन शायद उनको हमारे इन समस्याओं को सुनने का टाइम नहीं है। आपको पहले बता दिया है कि भाई 13 जून 25 में हमारा जो अधिवेशन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव जी उसमें उपस्थित थे और ये सारी मांगे वहाँ पे वाचन की गई है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि ये उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के तत्वाधान में 22 से अधिक विभाग जो हैं हमारे इस जो हड़ताल कार्यक्रम में है इसमें अभी शामिल हैं। इसके साथ ही यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि अभी हमारे जो आवश्यक सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से अभी आवश्यक सेवाएं हमारी इस कार्यक्रम में धरना नहीं दे रही हैं, ताकि जो आम पब्लिक है उसे परेशानियों का सामना न करना पड़े। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो हमारा कार्यक्रम है ये पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद की प्रत्येक शाखा में चल रहा है और ये जो हमारी 27 सूत्रीय हमारी जो समस्या पत्र है ये आज नहीं 13 जून 2025 को जब हमारा अधिवेशन देहरादून में हुआ था और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, अपनी समस्याएं प्रस्तुत करी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये आश्वासन दिया था कि आपकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और खबर उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौली ग्रैंड एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ किया है और इस दौरान 42 मीटर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य में हवाई सेवाओं को तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
सेवा प्रारंभ हो रही है, देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी की पावन दिन पर ये सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे ये बहुत ही शुभ दिन है और जो बहुत लंबे समय से हम लोगों की एक मांग थी कि हमें देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून हवाई सेवा प्राप्त होनी चाहिए। तो आज ये बहुत शुभ दिन है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया और भारत सरकार देहरादून हवाई अड्डे में आज बड़ी हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँचे थे, कैबिनेट मंत्री खजान दास जी यहाँ मौजूद थे, इसके अलावा उरेडा के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद थे, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे और यहाँ देहरादून से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से वापस देहरादून के बीच ये हवाई सेवा शुरू हुई है। 42 सीटर हवाई जहाज को आज रवाना किया गया है और हम बता दें कि जो यहाँ से देहरादून से पिथौरागढ़ की दूरी की अगर हम बात करें तो 15 घंटे लगते हैं यहाँ से वहाँ पहुँच में, लेकिन अब हवाई सेवा शुरू होने से 1 घंटे के अंदर जो है पिथौरागढ़ फिर वापस 1 घंटे में देहरादून आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस योजना को बड़ी योजना माना जा रहा है और खासकर क्योंकि अब तीर्थाटन की बात करें, पर्यटन की बात करें या फिर और चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है तो इन सबको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो बड़ी हवाई सेवा की शुरुआत आज जौलीग्रांट के एयरपोर्ट पर हुई है। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़, कोईवाला। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आपको बता दें देहरादून तो पिथौरागढ़ हवाई सेवा का आज शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कार्यक्रम में क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुना देते हैं। श्री भरत चौधरी जी, हमारे इस विधान को प्रिय विधायक श्री ब्रजभूषण गैरोला जी और CMD लाइन्स हेयर श्री अमित कुमार जी, श्रीमती चंद्रा पंत जी, हेमराज जी, राजेंद्र श्रावत जी, आशीष चौहान, एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री नेगी जी, कमांडेंट सोम जी, सभी यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण और सभी मीडिया के मित्र और आज इस उड़ान से जाने वाले सभी यात्रीगण, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस सेवा के होने पर आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय नायडू जी जो अभी वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इनका संदेश हम सब सुन रहे थे और हमारे नगर विमानन मंत्री जी का भी बहुत मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और रामनवमी पर्व है, इस रामनवमी के पर्व पर ये शुभ कार्य हो, ये भगवान राम से, माँ दुर्गा से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये आरंभ हुई है, ये सेवा अनवरत रूप से चलती रहे। अभी मैं जैसा CMD अमित जी से भी कह रहा था कि हम लोगों के वर्क कल्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से हमने ये अडॉप्ट किया है कि कोई भी कार्य यदि हमारा शुरू होता है तो फिर वो अनवरत रूप से चलता है, यानी जब तक वह उसका उद्देश्य पूरा नहीं है तब तक वो चलता रहे। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि सेवा पिथौरागढ़ देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए और आज से प्रारंभ होने वाले हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि इसके प्रारंभ होने से पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ ये परस्पर ये शहर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जो दूरी है 14 घंटे 15 घंटे का लंबा ये सफर हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में बहुत अभूत सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले देश में जितने भी निर्माण हुआ है उनकी संख्या आजादी के बाद के 65 वर्षों बने हवाई अड्डों से दुगनी हो गई है। यानी कि इस
काल से 11 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, जहां एक और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से छोटे में हवाई अड्डों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, उनको मजबूत किया जा रहा है, स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। वहीं भारत को 2030 तक पैसिफिक लॉजिस्टिक के रूप में विकसित करने के लिए भी एयर कार्गो नीति भी लागू की गई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही बैठक में उड़ान योजना को विस्तार देते हुए उड़ान 0 दूसरी को भी मंजूरी प्रदान की है। और ये कोई सामान्य डिसीजन नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है कि उड़ान योजना पूर्ण रूप से अपने दूसरे चरण में भी देशवासियों के लिए काम करेगी। इस जो दूसरे चरण की उड़ान योजना है, आगामी 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 100 से नए हब का निर्माण होगा। 200 नए हेलीपैड के विकास का निर्धारित किया गया है और इस योजना का विस्तार विशेष रूप से 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत उद्देश्य से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती एवं सुगम हवा सुनिश्चित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल न केवल विमानन क्षेत्र को एक नई ऊंचाई करेगी, बल्कि हमारे जैसे जो पर्वतीय राज्य उत्तराखंड जैसे उन सभी राज्यों के समग्र विकास में भी एक मील का पत्थर साबित। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए हवाई सेवा एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि एक लाइफ लाइन भी है, जीवन रेखा भी, चाहे वो हमारे सीमांत क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्थानों पर आवश्यक सामग्री पहुंचानी हो, गंभीर रोगियों को त्वरित रूप से पहुंचाना हो, उपचार के लिए उनको लिफ्ट करना हो, तो ऐसे समय उनको अस्पताल लाना हो या प्राकृतिक आपदा की घड़ी के समय के काम करने हो, प्रत्येक स्थिति में ये हवाई सेवाएं जीवनदायिनी सिद्ध हो रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उड़ना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हवाई पट्टियों और हेलीपोर्ट्स विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। और हमने ये भी तय किया है कि जहां भी हेलीपोर्ट बन सकते हैं, हेलीपैड बन सकते हैं, वहां हमारी सरकार ने उसमें हर स्वीकृति का प्रावधान किया है। और उड़ान योजना के अंतर्गत आज 26 मार्गों का राज्य के अंदर संचालन किया जा रहा है, जिससे राज्य के विभिन्न शहरों और दूरस्थ के बीच संपर्क और अधिक आसान हुआ है, मजबूत हुआ है। इसके साथ साथ राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों की हवाई कनेक्टिविटी को 2023 में उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी योजना भी हमने प्रारंभ की थी और आज राज्य में इस योजना के अंतर्गत 6 हवाई मार्गों पर उड़ानों का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है। हमारी डबल इंजन सरकार के कार्यकाल 4 वर्षों में प्रदेश में हेलीपैड की संख्या 2 से बढ़कर 12 हेलीपोर्ट्स हमारे राज्य के अंदर हो गए हैं। इसके साथ ही हेलीपैड जो 60 होती थी आज 118 हो गई, की संख्या बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि हमें राज्य में एविएशन के बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम जैसा राजमान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम हेलीपैड्स को फार्मा और बागवानी लॉजिस्टिक्स से जोड़कर आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम इनका उपयोग अपने आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क को मदद के लिए भी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपदा संभावित क्षेत्र स्थायी हेलीबेस के निर्माण, आपातकालीन संसाधनों की व्यवस्था थी, स्थानीय युवाओं को राहत एवं बचाव कार्यों का भी हम प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूं तो इस हवाई सेवा के प्रारंभ होने आप लोगों को देहरादून तक पहुंचने के लिए कई घंटे लंबा सफर अब तय नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप लोगों को केवल एक भीतर ही पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़
प्राकृतिक सौंदर्य और लोक कलाओं को देश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे हमारे स्थानीय व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। रोजगार के अनेकों अवसर सर्जित होंगे। नौजवानों को, युवाओं को, हमारी जो मातृ, उन सभी को ये रोजगार के नए नए अवसर इससे मिल और इन हवाई सेवाओं के द्वारा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जहाँ व्यवसाय बढ़ेगा, होम स्टे भी जो है कारण से और अधिक मात्रा में उनको भी और अच्छा रोजगार मिलेगा। साथ ही आपात स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी इससे सहायता मिलने वाली है। भाइयों बहन, काम पहले के समय में था और हमारे सीमांत क्षेत्रों से देहरादून शहर तक पहुंचाने में लोगों को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना। इसके लिए अनेक प्रयास लगातार हम लोगों के गए हैं और आज डबल इंजन से हमारे सीमांत क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा से जोड़ने का भी महत्व किया है। इसके अलावा हमने पिथौरागढ़ और मुंशियारी के लिए भी हेली सेवा की है, जिससे आज स्थानीय जनता के साथ साथ जो देश दुनिया के पर्यटक उनको भी बड़ी राहत मिल रही है। अभी जैसा राम मोहन नायडू जी ने बताया कि नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का पूरी तरह से विस्तार की रूपरेखा को स्वीकृति प्रदान करते हुए जो सरकार का एविएशन मंत्रालय है उसके साथ हमने समझौता करके उसके विस्तार के लिए विकास की एक एमओयू हमने साइन उनके साथ है और आने वाले समय में 450 करोड़ रुपए की धनराशि से ये काम वहां पर संपन्न होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में संपर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, घरेलू उड़ानों को और बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ साथ उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी के पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान हम बनाएंगे। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा संकल्प है उसको साकार करने में। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।